हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, पीएचडी रूल्स चेंज्ड, यूजीसी न्यू पब्लिक नोटिस। 15 नवंबर 2022 15 नवंबर 2022 को यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए पीएचडी में कई सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो ये अब फाइनल हो गया। अब इसके हिसाब से ही सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को गाइडलाइन यूजीसी ने भेज दिया कि इन्हीं नए रूल्स के हिसाब से एडमिशंस लिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पर चेंजेस हुए, क्या क्या बेनिफिट होने वाला, किन किन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है और किस तरीके से ये जो नए रूल्स हैं ये अब पीएचडी एस्पिरेंट्स जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जान लेना इन डिटेल्स को जरूरी है। चलिए आगे देखें पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहले चले आते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको एक लेटर है, ये लेटर चेक करेंगे। ये 1 पेज का है और ये है आपका यूजीसी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। तो ये नई रेगुलेशन जारी कर दी गई है। तो पहले लेटर है 1 पेज की, पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम भारत का राजपत्र पढ़ेंगे जहां पर सारे चेंजेस कर दिए गए। तो ये 14 नवंबर की डेट इसमें है, लेकिन 15 नवंबर को ये नोटिस लेटर रिलीज की गई है। सब्जेक्ट है यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022। रेस्पेक्टेड मैडम एंड सर, तो यूजीसी ने ये नोटिस जारी की है। इसमें लिखा है यूजीसी रेगुलेशन विच सेट द मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी हैव बीन रिवाइज कर दिए गए हैं। कैसे रिवाइज किए, उसका बेस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने रिवाइज कर दिया है पीएचडी रूल्स को। एंड द यूजीसी हैज नोटिफाइड द न्यू यूजीसी रेगुलेशन 2022 इन द ऑफिशियल गैजेट। तो कोई भी जब बड़ी चेंज आती है यूजीसी के लेवल से या इसी तरीके से तो उसको राजपत्र के द्वारा मीन्स फाइनल किया जाता है। तो ऑफिशियल गैजेट में उसको शामिल कर लिया गया है और रेगुलेशन 2022 पीएचडी रेगुलेशन 2022 के नाम से इसको जाना जाएगा। अब इसमें लिखा है कि ऑल HEIS मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द न्यू रेगुलेशन फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी। तो इसमें बताया गया है कि सभी जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अब ये जो है नया रेगुलेशन, यहाँ देखिए नया रेगुलेशन जो है पीएचडी अवार्ड के लिए वो अब आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये है लेटर में। अब चलिए आते देखते हैं भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भी लिखा गया है पूरा, सबसे पहले हिंदी में है, टोटल 13 पेजेस की है और इसी चीज को सेम पॉइंट्स को इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो इंग्लिश में कवर कर लेते हैं क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते इजीली, तो उनके लिए आसान होगा। हालांकि मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी बट जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश में होगा सो दैट सभी के यूज की हो जाए। तो मेन चीजें कवर करते जाती हूँ, हाईलाइट भी करती जाऊंगी और भी वीडियोज इस पर मैं लगातार बनाती जाती हूँ। तो मैंने सबसे लास्ट जो 16 पॉइंट है वहां पर एक्चुअली लास्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है 17 पॉइंट पे। तो मेन जो हाईलाइट्स है उनको कवर करती हूँ, नीचे से कवर करें। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट ऑफर एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम। तो एमफिल अब खत्म कर दिया गया। एमफिल जो पहले कर चुके हैं उनकी मान्यता तो रहेगी, बट अब जो नए एमफिल एस्पिरेंट्स है मतलब अब एमफिल नहीं है, एमफिल को क्लोज कर दिया गया इस प्रोग्राम को। शेल नॉट ऑफर, कोई भी इंस्टीट्यूशन अब एमफिल ऑफर नहीं करेगा। तो ये बड़ी चेंज है। सबसे पहले ये फाइनल हो गई। अब तक बातों में था कि एमफिल होगा नहीं होगा, बट अब ये फाइनल हो गया, एमफिल नहीं होगी। तो ये पॉइंट एक जो है, ये पॉइंट 14 आप देख सकते हैं। चलिए दूसरी चेंज जो है, दूसरी बड़ी चेंज है पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड। तो पीएचडी पार्ट टाइम मोड कर सकेंगे कौन से कैंडिडेट कर सकेंगे? जो कैंडिडेट वर्किंग कैंडिडेट है, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रोड्यूस करके द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न शेल ऑब्टेन मतलब आपको जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां पर एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। क्लियरली ये 3 चीजें क्लियर मेंशन होनी चाहिए। एनओसी आप प्रोड्यूस करेंगे, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकेंगे, लेकिन आपके लिए कौन सी पीएचडी रहेगी? पार्ट टाइम मोड में पीएचडी रहेगी वर्किंग एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए।
उनको एनओसी प्रोड्यूस करना होगा। ये 3 चीजें जो है आपको अपने एम्प्लॉयर से लिखवा के एनओसी सबमिट करने के बाद पीएचडी में एडमिशन पार्ट टाइम पीएचडी में मिलेगी। तो ये गुड न्यूज है जो काम करते हुए पीएचडी करना चाहते हैं, और इसकी बिल्कुल वैलिडिटी मिलेगी क्योंकि यूजीसी ने इसे कंफर्म कर दिया था। अब इसको जॉब के लिए वगैरह वैलिड माना जाएगा। तो ये बड़ी चेंज है। पॉइंट नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, इसमें भी कुछ चेंज हुए हैं। पहले कैसा होता था कि जो सुपरवाइजर है, रिसर्च गाइड है, वो कम हो जाते थे, उनकी शॉर्टेज होती थी। तो इसलिए अभी परमानेंट फैकल्टी मेंबर वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद पीएचडी एंड एटलीस्ट 3 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और रेफरीड जर्नल में बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिसर्च सुपरवाइजर। तो अब इनको भी दे दिया गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर पीएचडी हो गई है उनकी और उन्होंने 3 रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश कर लिए पीयर रिव्यूड में या रेफरेड जर्नल में, तो वो भी अब रिसर्च सुपरवाइजर बन सकेंगे। तो इससे शॉर्टेज जो हो रही थी उसमें कभी, पहले ये चीज नहीं थी, ये अभी नया है। चलिए और देखें। तो अब पीएचडी एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो पहले कैसा होता था कि सिर्फ ऐसा यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआईआर नेट गेट सीईडी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू, तो इनको तो लिया ही जाएगा जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, यूजीसी सीएसआईआर क्वालिफाई कर लिया है, नेट गेट सीईडी या कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो उनको डायरेक्ट लिया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पे, उनको एग्जाम में अपियर नहीं होना होगा। फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिली है, अगर फेलोशिप या स्कॉलरशिप के साथ में आपने पास किया हुआ है तो उनको डायरेक्ट, ये तो ये पहले भी था, ये अभी भी है, लेकिन इसके साथ में ही मे एडमिट स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल एचईआई। द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific। तो जिनके पास नहीं है ये सारी क्वालिफिकेशन, मतलब जिनके पास फेलोशिप नहीं है, वो भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे पीएचडी में। ये भी पहले भी था। तो जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जिन मतलब ये है कि इन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास सिर्फ पीजी है, जिन्होंने नेट या जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई नहीं किए, तो वो टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे। जिनके पास मास्टर डिग्री है वो भी टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट के, और 50% जैसे आप ले आते हैं पूरे एग्जाम में, टेस्ट में, तो क्वालिफाई हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये है। इसके बाद और कुछ चेंजेस हैं। पहले एक्चुअली जो ड्राफ्ट बनी थी उसमें बताया गया था कि 2 इयर्स रखा जाएगा, बट उसको फिर चेंज कर दिया गया, फिर अभी 3 इयर्स ही रहेगा। ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स रहेगा। मिनिमम पीएचडी ड्यूरेशन 3 इयर्स, मतलब मिनिमम आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 6 इयर्स में आपको कंप्लीट कर लेना होगा। तो मिनिमम कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 साल में आपको कंप्लीट कर लेना होगा। लेकिन 2 साल की एडिशनल वक्त टाइम भी दी जाएगी कुछ खास केसेस में। तो वो है, अगर फीमेल पीएचडी स्कॉलर है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको 2 इयर्स की रिलैक्सेशन, मतलब ये जो 6 साल में खत्म करना है, इसमें 2 साल की और रिलैक्सेशन दी जा सकती है। और मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव भी दी जाएगी 240 डेज की फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को। तो मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव फॉर अप टू 240 डेज इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। तो ये एक है। इसके बाद भी कुछ है, एक खास चीज इसमें अभी आ रही है। अभी हाँ, कौन अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, सबसे पहले यहाँ पर है। इसमें एक खास चीज, बहुत ही खास चीज है, वो मैं एंड में बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले जो नॉर्मली मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट है उनको मैं बता दूं, आपके पास अगर पीजी है तो कैसा होना चाहिए। 1 ईयर या 2 सेमेस्टर वाली अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री के बाद, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके साथ में परसेंटेज रहेगा 55% एग्रीगेट में लाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपने 1 साल की मास्टर डिग्री या 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री की हुई है आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, 8 सेमेस्टर वाली या 4 साल वाली बैचलर डिग्री के बाद आपने 1 साल वाली मास्टर डिग्री ली हुई है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर और यहाँ पे यूज किया, या आपने 2 साल की पीजी की हुई है 3 इयर्स वाली ग्रेजुएशन के बाद, तो नॉर्मली हम यही करते हैं 3 साल वाली ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की मास्टर, तो वो भी एलिजिबल है। 55% एग्रीगेट स्कोर करना होगा। 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी, 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है परसेंटेज में
SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD कैंडिडेट के लिए। अब इसमें जो है खास इसमें चेंज जो मुझे नजर आ रहा है, जो अब अलग हो गया कि A candidate seeking admission after 4-year 8-semester bachelor's degree program should have a 75% marks in aggregate। तो ब्रेकिंग न्यूज में ये बड़ी बात ये होगी कि अब अगर आपने 4 साल वाली या 8 साल वाली बैचलर डिग्री ली हुई है तो आप कर सकते हैं PhD के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन, अगर 75% एग्रीगेट में आपने स्कोर किया हुआ है। तो मतलब विदाउट PG विदाउट मास्टर भी, इस पर एक वीडियो मैं फिर से बनाती हूँ। तो अभी फिलहाल ये है कि अगर 4 साल वाली बैचलर डिग्री आपने ली हुई है, विदाउट PG भी आप अप्लाई कर पाएंगे डायरेक्ट PhD के लिए, अगर 75% आपने एग्रीगेट में स्कोर किया हुआ है ऑन एन एवरेज। इसमें 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड डिफरेंट लेबल। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसको फिर से एक वीडियो बना के मैं कवर करती हूँ। और कुछ चीजें वो देख लेते हैं। एक और खास चीज है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत इसमें बेनिफिट है उनको। क्या होता है कि मैरिज के बाद या कई सर्टेन रीजन से फीमेल कैंडिडेट्स जिनको रीलोकेट होना पड़ रहा है, वो एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रीलोकेट हो रहे हैं, तो उनको बार बार उस जगह पे आके PhD अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो अब उनको फायदा दिया गया है, उनको बेनिफिट दिया गया है। ये रूल थोड़ा सा यहाँ पर उनके लिए बनाया गया है कि अब वो जहां रिलोकेट हुए हैं वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं अपनी PhD को। जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाएंगे वो पूरा करना होगा। उसके बाद आप जहां रिलोकेट हो गए हैं वहां जाके वहां की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको जो ओरिजिनल जगह है वहां पे बार बार आना नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना पार्ट आपने कर लिया, लेकिन उसमें कोई भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या सुपरवाइजर से फंडिंग ले रहे हैं तो ऐसे केस में नहीं हो पाएगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप PhD कर रहे हैं किसी एक जगह से, शादी या किसी और वजह से आप रिलोकेट हो गए जॉब की वजह से, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं नई जगह पर, अपनी PhD को शिफ्ट कर सकते हैं नए स्टेट में या नई सिटी में। लेकिन पहले के जो काम आपने ऑलरेडी किया हुआ उसका क्रेडिट आपको पहले ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन एंड सुपरवाइजर को देना होगा, साथ ही साथ कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है, पेज नंबर 11 पे आप चेक कर सकते हैं। हिंदी में भी यही सेम चीजें हैं। इसके अलावा और वीडियोस में इस पर बनाऊंगी कि एडमिशन पर, ये कोर्स वर्क पर, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, नंबर, ड्यूरेशन, सिलेबस, मिनिमम स्टैंडर्ड, कंप्लीशन एटसेट्रा, इन सब पर अभी क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा तो आपको इनपुट्स कैसे लगे, और भी काफी इनपुट्स हैं अभी क्योंकि 13 पेजेस का है। अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियोस इस पर बनाऊंगी। फिलहाल जितना भी मैंने आपको बताया, आपका इसमें क्या सजेशन है या अगर कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि अब यही जो है 2022 रेगुलेशन कई सालों तक चलता रहेगा।